हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। मेंटोरा सिविल्स की तरफ से मैं आज 70वीं बीपीएससी का पेपर डिस्कस करूंगा। और मैं ये भी आशा करता हूं कि अभी आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मेरा मानना है कि पेपर देना से ज़्यादा जरूरी है पेपर को एनालाइज करना। और एग्ज़ाम जो है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे जो दिक्कतें आती है, सबसे बड़ी दिक्कतें आती है मैनेज करने की। अगर पेपर मैनेज अच्छे से हो जाए तो पेपर आसानी से निकाला जा सकता है। इसी कड़ी में हम देखेंगे 70वीं बीपीएससी पेपर में कैसे इसका मैनेज किया जा सकता था, किस तरह इसको मतलब क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जा सकता है। ये सभी हम इसमें आज देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा लोहे का अयस्क है। और मिनरल्स और ओर के बारे में, मिनरल्स और मिनरल्स और ओर के बारे में एंड ओर के बारे में हर साल बीपीएससी एक या दो क्वेश्चन पूछती है, जिससे 70वीं बीपीएससी में ही दो क्वेश्चन है इससे, मिनरल्स और ओर से लेके दो क्वेश्चन। एक तो यहाँ पे लोहे के पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है एल्युमिनियम को लेकर ही पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो है लोहे कौन सा लोहे का अयस्क है। जैसा कि आप ऑप्शन ए में जानते होंगे बॉक्साइट किसका है, ये सब जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड ये अयस्क है। सिनेबार किसका है, तो सिनेबार पारा मरकरी का है। और पायराइट पायराइट को फॉल्स गोल्ड भी कहा जाता है, यानी मूर्खों का सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। और साथ ही ये भी लोहे का अयस्क है और ये भी लोहे का अयस्क है। क्वार्ट में पर 40 से 45% ही लोहा पाया जाता है, जबकि लिमोनाइट में 50 से 60% के बीच लोहा पाया जाता है। इसलिए इन दोनों में से आंसर होगा लिमोनाइट, क्योंकि इसमें लोहे का अंश पायरेट की तुलना में ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन है कि लावा का ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो जैसे जानते हैं कि जब मेंटल से अगर मैग्मा निकलती है बाहर और ठंडा होती है तो मुख्यतः कौन सी चट्टान बनती है, तो अग्नीय चट्टान का निर्माण होता है। जब भी लावा बाहर आकर ठंडा होगी, यानी बाहर आकर मतलब भूपर्पटी से ऊपर आकर, भूपर्पटी से ऊपर आकर, तो इससे जब ठंडा होगी तो बहिर्वेदी अग्नि चट्टान बनेगी। और जब भूमि के अंतर्गत ही अगर लावा ठंडा हो जाए तो उसे अंतर्वेदी अग्नि चट्टान कहेंगे, अंतर्वेदी अग्नि चट्टान। तो ये कब होगी, जब ये लावा भूमि के अंदर ही यानी भूप्रपट्टी के नीचे ही ठंडा होकर बन जाए और ठंडा हो जाए और वहाँ जम जाए, तो उससे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान बनेगी। अर्थात मतलब लावा अगर बाहर आकर ठंडा हो रही हो या अंदर में ठंडा हो रही हो, जम रही हो, तो इससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है, तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा। तो कटौती प्रस्ताव क्यों लाती है सरकार। तो सरकार कटौती प्रस्ताव लाते हैं कि सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए। और इससे एक तरफ से उन्हें नीतिगत चर्चा यानी बजट पारित करने से पूर्व, यानी जो विनियोग विधेयक लाया जाता है उससे पूर्व एक फिर से चर्चा करने का मौका मिल जाता है। और कटौती प्रस्ताव जो लाई जाती है सरकार के द्वारा, तीन प्रकार की लाई जाती है, तीन प्रकार। और तीन प्रकार की कटौती प्रस्ताव कौन सा है, तो एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दूसरा है सांकेतिक, और तीसरा है मितव्ययी। नीतिगत कटौती प्रस्ताव में है ना कि सरकार क्या करती है, जो बजट मतलब किसी नीति के प्रति विरोध जताने के लिए बजट के साइज को घटाकर 1 रुपये कर देती है। और सांकेतिक में 100 रुपये कर देती है। और मितव्ययी में मतलब इसमें कहा जाता है कि किसी भी बजट जैसे कि हम रेल बजट को जहाँ 10,000 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है, तो इस 10,000 को घटा के एक बार में 5,000 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उन जब लगता सांसदों को लगता है कि इसमें मितव्ययिता लानी है रेलवे बजट में या किसी अन्य खर्चों में, तो उसका एक मुश्त राशि को कटौती कर देते हैं। इसमें मितव्ययी बजट में क्या करते हैं, एक मुश्त राशि की कटौती की जाती है।
तो कटौती प्रस्ताव सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव है। तो इसमें 3 प्रकार हैं होते हैं, ये हमने देख लिया। एक नीतिगत कोटि कटौती प्रस्ताव, दूसरा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव और तीसरा मितव्ययी कटौती मितव्ययी जो कटौती प्रस्ताव था, इसमें एक मुश्त राशि की कटौती करते हैं ताकि जो बजट है उसके आकार में मितव्ययी आ सके। सांकेतिक में तो किसी चीज़ों पे ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो सांकेतिक कटौती जिसमें बजट का जितना साइज है उसमें, यानी किसी चीज़ को जितना एलोकेट हुआ उसको उसमें 100 रुपये की कटौती कर देते हैं। और नीति के अगर किसी चीज़ की नीति के प्रति विरोध जताना है तो बजट के साथ किसी चीज़ में किसी विषय पर आवंटित बजट को घटा के 1 रुपया कर देते हैं। अब आता है चौथा क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया। देखिए, दिल्ली कब स्थानांतरित किया, इसको लेके 4-5 ये है। तो यहाँ पे दिल्ली कब स्थानांतरित किया, सर्वप्रथम जो 1912 में 1 अप्रैल 1912 को औपचारिक रूप से एंड गजट में प्रकाशित कर इसको दिल्ली को क्या कर दिया गया था, राजधानी घोषित गजट में प्रकाशित कर दिया था और दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया था। जबकि घोषणा जो हुई थी 1911 में, दिसंबर 1911 में घोषणा हुई थी। घोषणा दिसंबर 1911 में हुई थी, परंतु औपचारिक रूप से और गजट में प्रकाशित कब कर दिया था, 1 अप्रैल 1912 को। पांचवा क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो हम जैसा जानते हैं कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा अब एंग्लो भारतीय समुदाय को मनोनीत नहीं किया जाता है। और ये करंट है, हम करंट और मैथ पे कम फोकस करेंगे क्योंकि इसमें करंट पुराना दिया हुआ। मैं बहुत हद तक कोशिश करूंगा कि इस साल के करंट जो इससे मिलते जुलते हो मैं बताता चलूँ, जिससे कि फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ, तो ये सब अबू धाबी में आयोजित हुआ था। सातवां क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 है, तो इसे अब नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा 2026 के बारे में। तो 2026 में कौन फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव जीते हैं। और ये इनका पहला खिताब है, इनका फर्स्ट खिताब है। और 2024 अब 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु को बढ़ा दिया गया है। अब बढ़ा के कितना कर दिया गया, तो 85 वर्ष कर दिया गया है। मतलब कहने मतलब कि जो डाक के द्वारा यानी रिमोट वोटिंग जो करते थे, वरिष्ठों को, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन्हें डाक मत के द्वारा रिमोट वोटिंग का अधिकार दिया गया है। तो 2000 मार्च 2024 में इसे बढ़ा दिया गया था और इसे 85 वर्ष कर दिया गया था। 2024-25 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किसे टेलीविजन में शामिल नहीं किया गया। ये अब इस क्वेश्चन से 72वीं में से कोई संबंध नहीं है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको करंट अफेयर्स में देखते हैं तो इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अब साइंस के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा। तो विस्थापन प्रक्रिया देने के लिए आपको तो पहले तो उसकी सक्रियता, मतलब धातु की कौन कितनी सक्रियता है, सक्रिय है, धातु में कौन कितना सक्रिय है, इस सक्रियता जो टेबल है उसको याद करना। ठीक है, उसे याद करना होगा। जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु क्या करते हैं, विस्थापन प्रतिक्रिया देते हैं। कैसे, तो आप देखिए, AgNO3 प्लस कॉपर, तो ये क्या बना देंगे, कॉपर नाइट्रेट बनाएंगे, क्या कि NO3 को कॉपर विस्थापित कर देगा और Ag बनाएगा। ऐसा क्यों होगा, चांदी की तुलना में कॉपर ज्यादा क्या है, सक्रिय धातु है, इसलिए। आप क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। बिहार से क्वेश्चन है कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव याद आना चाहिए, कहाँ से, बिहार में किस जगह पे मनाया जाता है, अगस्त माह में मनाया जाता है।
बिहार में निम्नलिखित किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहुला बिसहरी, इसको पूरा नाम कहते हैं बिहुला बिसहरी। ये कथा आपको प्रचलित होगी, बिहार बिसहरी, ये कथा प्रचलित है आपकी कहाँ? तो बिहुला बिसहरी की कथा और बिहुला बिसहरी महोत्सव भी मनाया जाता है भागलपुर में। और इसी को लेकर एक पेंटिंग भी प्रसिद्ध है कि मंजूषा पेंटिंग। देखिए फिर साइंस आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कहलाता है। तो अब देखिए जैसा कि हम लोग हमेशा साइंस में पढ़ते हैं, लूसेंट या एनसीईआरटी में देखे होंगे आप, कि उष्मा स्थानांतरण के लिए तीन चीज चाहिए होता है, विकिरण चाहिए होगा, संवहन चाहिए होगा और संचालन चाहिए होगा। प्रतिबिंब क्यों आएगी? प्रतिबिंब इसमें कुछ नहीं है, प्रतिबिंब का किससे संबंध है? तो प्रतिबिंब का संबंध जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहां पे प्रतिबिंब देखेंगे। अब तो फिर साइंस से, और ये साइंस के क्वेश्चन बायोलॉजी से, और बायोलॉजी में कहाँ से है? तो वो पाचन तंत्र से है, कि 13वां नंबर क्वेश्चन ये पाचन तंत्र से है। और पाचन तंत्र से भी हर साल बीपीएससी एक नया एक क्वेश्चन पूछती है। तो बोले कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो पेट में स्रावित होने वाला जो अम्ल है ना वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो काइम बनती है, जब जब भोजन काइम में परिवर्तित होती है, और परिवर्तित होती है, तो इसके साथ जो आने वाले कीटाणु हैं उन्हें नष्ट करने के लिए HCl काम आता है। फिर अब बिहार से ही ये रामकृष्ण मिशन से आधुनिक मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में घुस गए हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना के साथ। 14 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने? जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, परंतु स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, परंतु अब हम डेट में कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी डेट में 1899 में कंफ्यूज होता है, 1897 में, परंतु स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में इसका क्या किया था? स्थापना की थी। और बिहार में ही रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना थी। बिहार में किसकी स्थापना होती थी? बिहार में रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण सोसाइटी, सोसाइटी की स्थापना होती कब होती है? तो 1906 7 में। और करते कौन है? तो बाबूजी ठाकुरदास, उनका नाम ही था बाबूजी ठाकुरदास। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना समझिए कि 1897 में स्वामी विवेकानंद जी करते हैं, और 1906 7 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना होती है बिहार में। वो भी बिहार में कहाँ? पटना में होती है। और इसकी स्थापना 1906 7 में बाबूजी ठाकुरदास करते हैं। संविधान 16वां नंबर क्वेश्चन पॉलिटिक्स है, और इसमें बोला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो लाभकारी पद की बात जब भी की जाएगी तो संविधान के अनुच्छेद 102 वन ए में की गई है। ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में गलत हो गया था। तो जहाँ तक बात रही मेरी 17वीं बीपीएससी में कुल मार्क्स 107 आए हैं इसमें। मैं अभी आपको इसके बाद, इस सेशन के बाद मैं आपको अपना मार्कशीट भी दिखा दूंगा। अब 17 आगे बढ़ते हैं और 17वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? तो देखिए चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। चीन बना है। चीन यहाँ से चांगी मिशन से, चीन का मिशन का नाम था चांगी मिशन से, जिसके तहत 2 kg मिट्टी लेकर आया था। अभी चीन जो 2026 में एक इम्पोर्टेंट चीन के चांगी 6 मिशन से संबंधित है। इसमें आधिकारिक तौर पर इस मिशन के लिए जो 2028 में भेजेगा, और ये भी चंद्र मिशन है, चीन का चंद्र मिशन है चांगी 6, 2028 में इसमें आधिकारिक रूप से पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है कि चांगी 6 मिशन को 2028 में भेजेगा, और चंद्र मिशन है जिसमें पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से चाइना ने शामिल कर लिया है। अब निम्नलिखित, अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, 18 नंबर क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन जब अरेंज करने के दो, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, उत्तर दक्षिण, ये इस तरह के पहले एक किसी क्वेश्चन को जो मतलब ऑप्शन को जो आप जानते हो उससे पहले आप खोजिए। जैसे K2 और गारो पहाड़ियाँ, ये हम जानते हैं कि गारो पहाड़ियाँ पूरब में है, और K2
एकदम पश्चिम में। तो हम इसी दो से, हम ये दोनों को पता मान लेते हैं कि हमें पता नहीं है, तो हम ये दोनों से बनाने की कोशिश करते हैं। तो गारो गारो सबसे मेघालय में है, गारो पहाड़ियाँ ना, तो सबसे पूरब में होगा। तो एक ले लेते हैं एक, और सबसे पश्चिम में ये K2 है, गॉडविन स्टीन जिसकी बात करते हैं। तो एक दो तीन चार, एक कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, तो एक पहला में यहीं पे ऑप्शन में है, और चार यहीं पे है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। इसके बाद नंदा देवी आ जाती है और कामेत आ जाती है। ठीक है, इस तरह भी आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं कि आपको कोई एक पता है, उसे उसका वो देखिए कि वो किस क्रम में रखा हुआ है। अगर जैसे हमें सिर्फ गारो पहाड़ियाँ पता रहती तो हम जानते हैं गारो पहाड़ियाँ पूरब में स्थित है, तो हम डायरेक्ट एक देखते कि एक यहाँ पे है तो हो जाता मेरा काम। 19वां नंबर क्वेश्चन फिर पॉलिटी से आ गई है। तो अब देखते हैं कि निम्नलिखित कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे। तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एक ही व्यक्ति रहे, नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में कुछ रोचक चीज भी है। सबसे रोचक चीज ये है कि नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत के, सबसे युवा राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये नीलम संजीव रेड्डी जो लोकसभा अध्यक्ष बने निर्विरोध चुने गए भाई, निर्विरोध चुने गए, और साथ साथ ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब आगे देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया और कब दिया। तो सीधी गांधी जी जब भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तो हम लोग वही बोलते हैं कि या तो आज़ादी दिलाते आज़ादी आज़ादी के आज़ादी प्राप्त करने तक तक हम या तो प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे, या फिर नहीं तो मर जाएंगे। यानी करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन दिए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी दिए थे। ये करंट है, इसे कोई मतलब नहीं है। न्यू लेम्स फॉर द ओल्ड, ये एक फेमस पुस्तक है अरविंदो घोष की। ये पुस्तक का नाम याद रखना है, न्यू लेम्स फॉर ओल्ड। और ये भी याद रखना है कि कुछ पुस्तकें बीपीएससी हमेशा पूछती है, वो लूसेंट के पीछे आपको मिल जाएंगी, या फिर मैं आगे के लेसन में बताऊंगा कि सेशन में बताऊंगा कि कौन कौन सी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी बार बार पूछती हैं। जैसे अरविंद घोष की कुछ पुस्तकें, जैसे सावित्री, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तकें, फिर महात्मा गांधी की पुस्तक, महात्मा गांधी की पुस्तकें, फिर या फिर एनी बेसेंट की पुस्तकें, इन सभी की पुस्तकों का पुस्तकों पे एक श्रृंखला में आगे वाले सेशन में लाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट से भी है, परंतु ये जान लेते हैं कि क्या कैसे मैंने इसे बनाया था। तो किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 मतदान के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। तो मैंने इस क्वेश्चन में जब भी सोचा तो मैंने कुछ और नहीं देखा, मैंने देखा सोम्पेन जनजाति। और मुझे सोम्पेन जनजाति के बारे में पता था कि कहाँ पे रहती है, अंडमान एंड निकोबार का पीवीटी जी है, मुझे ये पता था। तो मैंने इसका सीधा सा आंसर मारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और ये क्वेश्चन ये भी करंट थी, तो तो ये लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में कौन सा आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया। तो मार्च 2024 में शामिल हुआ है। तो मैंने इसका एक ट्रिक बनाया था, डन, नाटो डन हो गया 2024 में, 2024 में डन हो गया। डन क्या हुआ, तो स्वीडन। इस तरह मैंने इसका ये बनाया था ट्रिक। हाँ, फिर साइंस के क्वेश्चन हैं। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो अब इसके ऑप्शन में जाना है, तो ऑप्शन से ही इसका आंसर निकल जाए। जैसे स्पीडोमीटर, ये क्या है, गति मापने के लिए, गति मापते हैं इससे वाहन की। एमीटर क्या है, तो विद्युत धारा मापने के लिए, तो इससे विद्युत धारा मापते हैं। हम मान लेते हैं क्रोनोमीटर में फंस रहे थे, परंतु हमें ओडोमीटर पता था। क्या ओडोमीटर क्या है, तो तय की गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग होता है। तो क्रोनोमीटर क्या है, तो क्रोनोमीटर सटीक समय मापने के लिए आती है। सटीक समय मापने में किसका प्रयोग करते हैं, क्रोनोमीटर का। अब अगला क्वेश्चन 26 नंबर जो हिस्ट्री से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था। तो इसका डेट हमेशा याद ही रहना चाहिए कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था।
तो ये भी करंट है कि 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है, तो दूसरा। अब एक से इससे संबंधित ही एक और करंट है कि भारत जो है ना, भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा, थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल उत्पादक देश बन गया। ठीक है, भारत जापान को पीछे छोड़ दिया है भाई इसमें। अब 42वां संविधान संशोधन पॉलिटी का क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन में कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो ये भी याद रखना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था। तो इसमें जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एंड अखंडता, अखंडता। तो इसमें कहाँ है, तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़ा गया था। परमाणु, अब क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं, जो एक साइंस से है। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, जिसमें कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता था। कि देखिए इसमें आप सुने होंगे प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में। मैं बस जब पहले व्यक्ति के बारे में जब पूछा गया तो मेरे दिमाग में एक ही बात याद आया, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ये प्लम पुडिंग मॉडल जो दिए थे जे थॉमसन दिए थे, और इन्होंने ही परमाणु की संरचना बताए थे। उसमें बताया है कि जो तरबूज है उसका लाल वाला भाग क्या है, और लाल वाला भाग और उसके ऊपर बीज को लेके बताया था कि जो बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इस यही अवधारणा देके उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में व्याख्या की थी। तो पहले व्यक्ति प्लम पुडिंग मॉडल देने वाले और परमाणु संरचना के लिए मॉडल व्याख्यात करने वाले व्यक्ति थे जे थॉमसन। 30 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब एक क्वेश्चन आता है पॉलिटी का क्वेश्चन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन एक्ट से बीपीएससी कई क्वेश्चन पूछती है, लगभग हर साल ही पूछ देती है एक या दो क्वेश्चन। तो इससे पहले अभी मैंने हम लोग देखें कि प्रस्तावना में कौन सा संशोधन किया गया। अब फिर देखिए कि यहाँ पे एक प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया और क्या क्या शामिल किया गया, तो वो देखें। अब ये देखिए कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन यानी मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया। देखिए एक संविधान संविधान संशोधन से यहाँ भी आ गई, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये पढ़ के याद करके जाना कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, फिर 42वां, 44वां, 86वां, 92वां, फिर 92वां, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी के अलावा भाषा को लेकर जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, फिर 72वां, 73वां संविधान संशोधन, ये सब पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। मतलब जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम है वो याद करके जाना है, ताकि वहाँ क्वेश्चन अच्छे से डील हो सके। तो इन सब में फैक्चुअल नॉलेज ही काम आएगा। इसमें आप कोई एलिमिनेशन नहीं कर सकते कि अब मंत्रिपरिषद की संख्या किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया। अगर आपको याद है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम है तो फिर आप सही करके आएंगे। अब इस क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है, परंतु हाँ ये याद रखना है कि अभी फ्रांस G7 का पहला देश बन गया, G7 का पहला देश बन गया जिसने किसको, फिलिस्तीन को मान्यता दी है। इसके अलावा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी मान्यता दी है, और अभी कुल मिलाकर 140 से अधिक देश 140 से अधिक देशों ने किससे मान्यता दी है, तो 140 से अधिक देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। इसके साथ साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का न्यूज बता देता हूँ कि अभी जो युद्ध जो चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, बिना शर्त के रोकने के लिए, बिना शर्त के युद्ध विराम के लिए यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव में भारत सहित कितना,
तो भारत सहित 51 देश जो है ये बाहर रहे इस प्रस्ताव में, मतलब पक्ष में ना ही विपक्ष में समर्थन दिया, यानी जो मत वोटिंग हुई उससे बाहर रहे। यानी किसके लिए ये था? यूक्रेन रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया। संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव लाया गया उसमें भारत सहित 51 देश वोटिंग से बाहर थे। 12 देश जो थे वो विपक्ष में वोट किए हैं, और जो समर्थन में जो वोट किए हैं वो 107 देश इसके समर्थन में वोट किए हैं। ये इम्पोर्टेंट है। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में कौन सा देश जिसने प्रेसिंग को मान्यता दी है, तो G7 का पहला देश वो है फ्रांस, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी मान्यता दे चुका है प्रेसिंग को। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का व्याख्या मतलब सफलतापूर्वक डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या की। अब किस किस की व्याख्या की है? तो देखिए, डाल्टन की अगर बात करेंगे तो डाल्टन ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी दिया है, स्थिर संगठन यानी स्थिर अनुपात का नियम भी दिया है, रेडियोधर्मिता का जब भी नियम आएगा तो हेनरी क्वेरेल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब बहु अनुपात का नियम भी इन्होंने दिया है, तो ये नहीं दिया था। तो अब इसमें से एलिमिनेट कर देंगे, 3 कहाँ का? 3 3 3, तो आंसर 1 2 और 4 आ जाएगी। राजा प्रवर्सन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो प्रवर्सन वो वकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। हाँ, राजा प्रवर्सन जो थे वकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक में से एक थे। अब बुंदेलखंड से लेकर इन्होंने अपना साम्राज्य काफी विस्तार किया था। तो इनका उल्लेख पुराणों में इस क्वेश्चन को मैं अभी थोड़ी देर में डील करूंगा। मैं इसके बारे में मैं कंफ्यूज हूँ कि विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे कि नहीं। मैं इसका पुनः मैं थोड़ी देर में इसे मैं देख के इसको डील करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंध से संबंधित नियम कौन बनाता है? अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों को लेखा प्रबंध। देखिए, पंचायती जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन के तहत कुछ भी बनाना हो, मतलब किसी चीज को प्रभावी करना हो या कुछ बनाना हो, तो प्रबंधन संबंधित कोई नियम बनानी हो, कोई भी नियम बनानी हो, तो वो नियम बनाएगा कौन? तो राज्य विधानमंडल। ये नियम बनाएगा कौन? तो राज्य विधानमंडल बनाएगा। ठीक है, कोई भी नियम बनाने की शक्ति 73वां संविधान संशोधन में किसको दिया गया? राज्य विधानमंडल को दिया गया है। पीस 37 नंबर क्वेश्चन, ये भी कैंट से ही रिलेटेड थी, तभी तभी ये न्यूज कभी चल रही थी, पीसीआर है। तो इसका है पेट्रोलियम कंजर्वेशन कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, यानी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। आगे फिर पॉलिटी का क्वेश्चन। यूपीएससी पॉलिटी 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी पूछती है, और अच्छी क्वेश्चन पूछती है पॉलिटी में। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़ के अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? देखो, 10वीं अनुसूची से संबंध विषय पर जो अयोग्यता का निर्धारण करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष विधानसभा करेगा 10वीं अनुसूची का। इसके अलावा जब भी करेगा तो राज्यपाल करेगा, किसके आधार पर? चुनाव आयोग की सिफारिश पर। राज्यपाल करेगा किस पे? मतलब 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय विषय पे जब भी करेगा तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, परंतु 10वीं अनुसूची को छोड़ दिया जाए, उसके आधार पर अयोग्यता को छोड़ दिया जाए, तो राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल करता है चुनाव आयोग की सिफारिश पर, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, आरपी एक्ट के तहत। निम्नलिखित में किस जीवाणु, ये साइंस है और साइंस में बायोलॉजी से, रोग डिजीज से भी क्वेश्चन हर साल बीपीएससी रोग और उपचार से, रोग एंड उसके उपचार से बीपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती ही है। तो अब है कि निम्नलिखित में से
किस जीवाणु बीमारी को पीलिया ज्वर कहते हैं? पीलिया ज्वर कहने का मतलब पीलिया को संक्रमित करता है, और जब भी पीलिया को संक्रमित करने की बात आए तो वो जीवाणु है एंथ्रेक्स, और एंथ्रेक्स बीमारी, एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो पीलिया ज्वर के नाम से भी जानी जाती है। कोलेरा किसको कहते हैं? हैजा को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ज्योग्राफी से और ये नदी से संबंधित है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक नदियों से अलग है? तो अब इसे बनाने का तरीका, तो हम ये देखेंगे कि जो नदियां दी हुई है जैसे नर्मदा, तुंगभद्रा, महानदी और पेनगंगा, तो इसमें साफ साफ दिख रही है कि तुंगभद्रा, महानदी और पेनगंगा ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और नर्मदा जो गिरती है अरब सागर में गिरती है, तो ये अलग है। अब यहाँ पे प्रवासन की बात की, जो माइग्रेशन बिहार में, बिहार और भारत में माइग्रेशन तो चरम पे है अभी। तो भारत में गांव से नगर की और प्रवास का निम्नलिखित में क्या कारण था? अब गांव से हम नगर क्यों जाते हैं? तो गांव से नगर जाने ये सोच के भी बनाया जा सकता था कि गांव से नगर जाते हैं कि शहरों में अधिक श्रम की मांग हो जाती, उद्योग को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर भी। तो एक तो ये भी सही है। गांव से शहर के बीच असंतुलित, शहर में अधिक संतुलित, शहर में अधिक विकास दिखता है, गांव में विकास अभी भी कम पहुंचा हुआ है, तो ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार को लेकर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सही में रोजगार क्या है, कम है, तो उसके लिए इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये फैक्चुअल था क्वेश्चन, बीपीएससी पीवाईक्यू है, कई बार बीपीएससी इसे पूछ चुकी, कई बार इसे बीपीएससी पूछ चुकी। फाजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह थे। इस बार के जो क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन था जो चर्चा का विषय रहा था, ये यही क्वेश्चन था जो बहुत ही चर्चा के विषय में से एक रहा था कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के उजागर, मतलब किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र का प्रकाशित किया? तो इसका क्वेश्चन ये मेरा गलत हुआ था, और इसका क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा लोक संग्रह दी गई है। और शाहजानंद सरस्वती के एक अन्य, कई अन्य पुस्तक है जिसमें हुंकार एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ओंकार एक पत्रिका है जो कि बार बार बीपीएससी इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछते रहती है, तो याद रखना ओंकार जो पत्रिका है शाहजानंद सरस्वती की है। और किसानों द्वारा विपत्ति का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने एक समाचार पत्र लोक संग्रह शुरू किया था। तो ये रीजनिंग है, ये आप लोग बना लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है कि उस समय ये करंट न्यूज काफ़ी थी कि क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार, अगर इस सब क्वेश्चन का अगर हम ऐसे भी लगाने चाहें, तुक्का मान लेते हैं कि लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे आप? तो 120 से 150 बहुत ज़्यादा, 150 करोड़, 150 लाख करोड़ तक की बात कर रही है, और 50 से 70 लाख करोड़ ये सबसे मिनिमम और सबसे हाईएस्ट है। इसके बीच में 100 से 120 लाख करोड़ भारत सरकार अभी हर चीज़ में करने की कोशिश कर रही है, तो इसके इस रूप में भी लगा सकते हैं, परंतु मैंने इसे पढ़ा हुआ था मैगजीन में, तो इसका आंसर 100 से 120 लाख करोड़ होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित सम्मिलित करके सही कोटों का चयन कीजिए। अब इसमें भी एक ये है कि आपको कोई एक भी पता हो ना, अगर ऑप्शन पहले देखिए, एक अगर कोई एक पता हो तो ऑप्शन देखिए और उससे फिर छांटने की कोशिश कीजिए। एक अगर मिल गया तो ठीक है, अगर उसमें दो दो मिल रहे हैं तो फिर आप दूसरा खोजने के लिए जो आपको पता है, जैसे सोशलिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक और खाकसर है। तो जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक सबको पता रहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था। इंडिपेंडेंट मान लेते हैं हमें एक ही पता है, बाकी तीन नहीं पता, तो चार का ए, तो चार का ए दो जगह पे, तो ये काट देंगे। अभी ये अब दो देखते हैं। अब थोड़ी सी मतलब दिमाग दौड़ाएंगे कि जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट है, और वो सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन कर सकते हैं। तो दो का सी अब हम मिलाएंगे कहाँ पे है? तो दो का सी एक, दो का सी दोनों में है, तो ये भी होगी। अब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसके बाद देखते हैं, तो इसको देखने के बाद पता चलता है कि भीमराव इसका अम्बेडकर ने गठन किया था। तो खाकसर में पता नहीं था, मुझे पता नहीं था खाकसर, तो मैं उस समय मुझे तीन मिल गया था, तो चौथा आराम से यही इनायतुल्ला मशरिकी होगा। तो एक का बी, टू का सी, तीन का डी, फोर का ए, ये आंसर हो जाएगा। कि मतलब खाकसर इनातुल्लाह मशरिकी, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भीमराव अम्बेडकर, और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस।
ये भी कैंट का क्वेश्चन था। तभी शेषे सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो किस निर्वाचन क्षेत्र से, तो इन्हें निर्वाचन क्षेत्र जमुई दिया गया था। ये कैंट में है। अभी याद रखना है कि बिहार के चैनपुर से एक व्यक्ति जो जस्टिस थे, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश चंद्रशेखर शायद नाम था, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। और बिहार पटना उच्च न्यायालय का भी कौन मुख्य चीफ जस्टिस है? मदन मीनाक्षी मीनाक्षी मदन राय, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। अभी पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट का क्या है, चीफ जस्टिस है, ये है। और ये जो थे पहले कहाँ से थे, तो सिक्किम उच्च न्यायालय से थे, सिक्किम उच्च न्यायालय से इन्हें ट्रांसफर कर अब पटना उच्च न्यायालय का। और साथ ही अभी भारत सरकार के द्वारा फिर से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की बात की गई, जो बढ़ा के अब करने की बात सुप्रीम कोर्ट में, अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा कितने करने की बात की गई, तो 37 करने की बात की गई। ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें अनुसूचित जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो हाँ, ये सेंसस 2011 का इस बार भी पढ़ के जाना है, इस बार भी इम्पोर्टेंट है। हर साल सेंसस से एक या दो क्वेश्चन रहती है। जैसे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो प्रतिशत सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण है। सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। परंतु पश्चिमी चंपारण ऑप्शन में नहीं दिया है, परंतु सेकेंड लार्जेस्ट जो है कटिहार है। सेकेंड लार्जेस्ट जो है कटिहार है, तो कटिहार में पाया जाता है। तो इसलिए पश्चिमी चंपारण पहला सबसे अधिक पाया जाता है, जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। दूसरा पाया जाता है कहाँ, तो कटिहार में। अब क्वेश्चन आते हैं, फिर से क्वेश्चन आ गया क्या, तो साइंस का, केमिस्ट्री से। पानी का वाष्पीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, यानी कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कौन सा है? तो पानी का वाष्पीकरण है, या सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण है, बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जो अभिक्रिया के समय ऊष्मा का अवशोषण करे, ऊष्मा का मतलब उत्सर्जित करे, अवशोषण नहीं, ऊष्मा का उत्सर्जन करे, सॉरी। तो ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन करे, मतलब अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जित करे। और शोषित एक होता है ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी मतलब जो अवशोषित करेगी, ऊष्मा शोषी होती है, एक ऊष्मा छेपी होती है। ऊष्मा शोषी कौन सा होगा? जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण, एनर्जी का अवशोषण करेगी। तो उत्सर्जित कौन कौन करेगी? जब बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया कराएंगे, तो ये ऊष्मा का एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ाएगी और साथ साथ एनर्जी भी बाहर निकालेगी। ठीक है। इसके साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को जब तनुकरण करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, मतलब उसका सांद्रीकरण को कम करके उसका तनुकरण करेंगे, तो इसमें भी ऊष्मा उत्सर्जित होगी। 2 और 3 सही है। ऊर्ध्वपातन से कोई ऊष्मा नहीं निकलेगी, और पानी के वाष्पीकरण से भी कोई ऊष्मा, पानी के वाष्पीकरण में तो हमें गुप्त ऊष्मा देनी पड़ती है, तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। तो मैंने यही सोच के इसे बनाया भी था। अब क्वेश्चन है बिहार से। तो बिहार में देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आप मैच करने का तरीका वही है। पहले हमें ऑप्शन, पहले एक जानना हो, अगर कोई एक पकड़ा रहा है तो पहले ऑप्शन जैसे पकड़ाएगा वैसे हम जानना है ऑप्शन पे। जैसे जमुई, जमुई सोना मिलता है, तो सी का 2, तो एक ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सी का 2 एक ही जगह पे है और कहीं पे नहीं है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो ये भी जानते हैं कि भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं, रेशम वस्त्र। मधेपुरा में रेल डिब्बा कारखाना भी है, और वैशाली को में पुष्प उत्पादन होता है। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो वही करना है कि अगर मैच करने आए तो मैच करने में पहले, अगर आपको कोई एक भी पता है तो पहले वो बना के उससे सीधा ऑप्शन पे आना है। अगर वो मिल जा रही है तो फिर और वो ऑप्शन किसी और में नहीं है तो डायरेक्ट वही आंसर होगा।
ये भी रीजनिंग से ही क्वेश्चन था कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध मोटरसाइकिल और बैटरी का संबंध किस प्रकार का ऊर्जा से संबंधित है। बैटरी मोटरसाइकिल क्या देती है? ऊर्जा। तो उसी प्रकार जीवन को ऊर्जा कौन देती है? सूरज देगी। ऊर्जा का क्या स्रोत कौन है? सूरज। कितने समय में राज्य अब फिर से 53 नंबर क्वेश्चन पॉलिटिक्स है। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। ये एक बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया था कि अधिकतम 4 महीने तक ही राज्यपाल रोक सकता है, परंतु अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है क्या कि राज्यपाल जो साधारण बिल को राज्य विधानमंडल के लिए पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, परंतु हाँ उन्हें सब अपने विवेक से काम लेना चाहिए और जल्दी इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, परंतु इसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। किस शासक ने हर्ष के समय में असम पर शासन किया था? तो असम के शासन की जब भी बात करें तो असम के शासन पे हमने यहाँ पे भास्कर वर्मन, हमें बस एक ही पता था कि भास्कर वर्मन असम से था, तो मैंने इसे मार दिया था। राजा दहिर तो जानते हैं कि सिंध विजय करने के लिए आए हुए थे, तो ये होगा नहीं और इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने भास्कर वर्मन मारा था। हाँ, अभी भास्कर वर्मन से एक इम्पोर्टेंट ये है कि असम में भास्कर वर्मन के नाम से एक पुल बनाया जा रहा है। असम में ही भास्कर वर्मन के नाम पे एक पुल भी बनाया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। 55 नंबर। भारतीय मुद्रा पे 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो अब इस क्वेश्चन में सुनिए मेरे साथ क्या हुआ था। इस क्वेश्चन में ये हुआ था कि मुझे सर ऑस्टिन चेम्बरलेन का भी मेरा इकोनॉमिक्स ये ऑप्शनल भी और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी है, तो मैंने इसे कभी कहीं ना कहीं पढ़ा था, तो अब मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि किन्स तो मैंने छाड़ दिया था कि जे एम किन्स नहीं होंगे, तो इनके अध्यक्ष नहीं थे। फिर बचे जे एम विल्सन, सर डब्ल्यू आर मेंसफील्ड और सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, परंतु मेरी आत्मा कह रही थी कि मैंने इसे कहीं पढ़ा है सर ऑस्टिन चैम्बरलेन को, इसलिए मैंने इसे मार दिया था, जो सही है। 56 नंबर क्वेश्चन। कौन सा शहर सीन नदी के किनारे स्थित है? तो ये क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि पेरिस ओलंपिक चल रहा था, और पेरिस ओलंपिक सीन नदी के किनारे ही हो रही थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो पेरिस है। ये करंट है, खेल से संबंधित हर बार करंट बीपीएससी पूछती है, तो उससे खेल को अच्छे से करके जाना है, वो भी 2-3 पूछती है, तो इसलिए खेल को तो अच्छे से ही करके जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 58 बायोलॉजी से फिर से। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? ऐसे इसका आंसर बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसका आंसर कवक और फर्न दोनों होगा, क्योंकि कवक और फर्न दोनों अलैंगिक जनन करते हैं, और अलैंगिक जनन करने के कारण ये क्या करते हैं? बीजाणु निर्माण करते हैं, तो इसीलिए दोनों आंसर होने के कारण इसे बीपीएससी ने इसे डिलीट कर दिया था। अब अगला नंबर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पटना 1912 का जो पटना अधिवेशन का अध्यक्ष किए थे वो थे आर एन मधुरकर। और ये याद रखना है कि बिहार में जो 3 अधिवेशन होता है 1912, 1922 एंड 1940, ये तीनों के अध्यक्ष कौन थे, फिर कहाँ हुई थी, ये पीवाईक्यू भी है और ये बार बार बीपीएससी पूछती, तो इसको याद करके जाना अच्छे से, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट बात भी। ये मैथ है, इसे नहीं करना है अभी, आप वहाँ एग्जाम ही कीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ तो वहाँ वहाँ नहीं करना, वहाँ करना है, अच्छे से बनाना है, और अच्छे से पहले मैथ ही नहीं बनाने लगना है, तो मैथ पहले बनाएंगे, अगर कुछ टाइम लगेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मैथ बनाने का कोशिश करना है कि हमेशा अंतिम समय में बनाना है। ये कैंट का क्वेश्चन था, इसे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। मैंने बोला था ना फर्स्ट क्वेश्चन में लोएस का ये और पूछा था, अब देखिए यहाँ कोरंडम और क्रायोलाइट धातु का ये पूछा गया, और ये दोनों एल्युमिनियम के एस्क है, क्रायोलाइट और कोरंडम दोनों एल्युमिनियम के एस्क है। कोरंडम क्या है? Al2O3 है, ठीक है।
और कायोलाइट एल्युमिनियम फॉस्फाइड आता है, होता है। बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 63। 63 में निम्नलिखित में कौन सा एक टेक्नोपोलिस है? टेक्नोपोलिस है। टेक्नोपोलिस की अगर बात कर लेते हैं, टेक्नोपोलिस कहने का मतलब नाम से ही, अगर इसे मैंने जब बनाया था तो मैंने ये सोच के बनाया था टेक्नोपोलिस। टेक्नो को अलग कर दिया, पोलिस को अलग कर दिया। तो टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी है, और सिटी पोलिस यानी जो वो मेट्रोपॉलिटन की बात करते हैं हम उससे जोड़ के देखे थे। तो हम ये समझ गए थे टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी जहाँ पे ज़्यादा है, फिर संचार प्रौद्योगिकी यानी उद्योगिक क्षेत्र, उद्योग की दृष्टि से, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से जो उभरा हुआ क्षेत्र है, तो उसको टेक्नोपोलिस कहते हैं। और यही सोच के मैंने मारा भी था कि सिलिकॉन वैली को हम टेक्नोपोलिस भी कहते हैं। अब ये फिर से केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया है कि कौन सा गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रदर्शन, यानी गैस को अगर द्रवित करना है, यानी गैस को द्रवित करना है, जैसे कि आप एलपीजी में जो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस रहता है, वो क्या होता है, द्रवित अवस्था में होता है, लिक्विफाइड होता है। तो उसको द्रवीकृत कैसे किया जाता है? तो उसको द्रवित किया जाता है कम तापमान उच्च दाब पर। एग्जाम्पल याद रखना कि एलपीजी सीधी सी बात है, लिक्विफाइड है। तो लिक्विफाइड कैसे किया गया होगा? तो जब गैस को अत्यधिक दाब लगाते हैं और बहुत कम तापमान देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। हाँ, ये हमेशा 65 नंबर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया, राष्ट्रगान कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, ये सब याद रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जब भी अपनाया जाएगा तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाएगा। ये सब फैक्चुअल है, फैक्चुअल क्वेश्चन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी एलिमिनेशन मेथड यूज हो सकता है, क्योंकि हम लोग ने आप जब भाषा आंदोलन पढ़ेंगे, जब बोलेंगे कि समांतर सरकार का गठन होता है, तो समांतर सरकार में सतारा की बात करेंगे कि सतारा महाराष्ट्र में प्रदेश सरकार का गठन होता है। जातीय जातीय सरकार बंगाल तमलुक में हो जाता है, और प्रजामंडल उड़ीसा में होता है, तालचर उड़ीसा में। तो ये आपको पता था, परंतु रेती सरकार के बारे में मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने ये तीन छाट लिया तो मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं होगा। और हाँ, ये भी सही है कि गुजरात में किसी प्रकार की समांतर सरकार जैसे रैयती सरकार का गठन नहीं हुआ था, यानी गुजरात में किसी प्रकार का रैयती सरकार का गठन नहीं हुआ था। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अभी इस शायद का पहला यूनेस्को शहर, अभी याद रखना है कि अभी जो क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा गेस्ट्रोनोमी बनाया हैदराबाद, पहला गेस्ट्रो अभी क्या है, ये इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा, अब इम्पोर्टेंट है जो 2025 में दिल्ली में ही लाल किले में, 2025 में दिल्ली लाल किला में एक यूनेस्को का बैठक हुई थी, तो उसमें सिटी ऑफ गेस्ट्रोनोमी चुना गया, सिटी ऑफ गेस्ट्रोनोमी चुना गया, सिटी ऑफ गेस्ट्रोनोमी चुना गया। कैसे? लखनऊ को चुना गया था, लखनऊ का। वैसे ये दूसरा है भारत में, सिटी ऑफ गेस्ट्रोनोमी लखनऊ जो है ये दूसरा है, पहला कौन था, हैदराबाद बना था। अभी हाल में जो हुआ था 2025 में यूनेस्को बैठक, इसमें सिटी ऑफ गेस्ट्रोनोमी का दर्जा किसे दिया गया, लखनऊ को दिया गया। ठीक है, ये याद रखना। और बोला कि भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर का नामित, कोझिकोड को साहित्यिक शहर नामित किया गया था। ये साहित्यिक शहर यूनेस्को द्वारा जो नामित किया गया था वो कोझिकोड था। तो विष्णुपद योजना, जैसे ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन सबको करंट लग रहा होगा, पर तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्न में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो विष्णुपद योजना, विष्णुपद कहाँ, मंदिर कहाँ पे है? तो विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में है। तो सीधा सा इसका आंसर होता था बिहार का गया। हाँ, अब अगला क्वेश्चन ये भी करंट से था, परंतु इससे संबंधित इससे मैं बता भी देता हूँ, और इसके संबंधित अभी जो हाल में इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण दो करंट है, वो मैं बता देता हूँ। किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत से दोनों दो बार चढ़ाई की? तो इसका आंसर था तभी सत्यदेव गुप्ता थे शायद। परंतु अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सत्यदेव गुप्ता थे, कि माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत से दोनों पे दो बार चढ़ाई कर ली। ठीक है, एक साथ एक ही सीजन में। और अभी क्वेश्चन है काम्या कार्तिकन को लेकर पूछा जाएगा। काम्या कार्तिकन ने क्या किया ना, विश्व की दूसरी
कम या कर देना, अभी 2025 की बात कर रहे हैं, अभी जो 72वां के लिए इम्पोर्टेंट है, 72 इम्पोर्टेंट फिर भी आई है। विश्व की दूसरी महिला और भारत की पहली महिला बनी है, महिला जो क्या की है, तो ये दक्षिणी ध्रुव, मतलब दक्षिणी ध्रुव की मतलब स्कीइंग, ऐसे था कुछ नाम है, मेरे नाम हो सकती है गड़बड़ी, इसके लिए मैं आपको चाहूंगा। मतलब जो ये दक्षिण ध्रुव को मतलब अंटार्कटिका को दक्षिण को ये की है, स्कीइंग करके पार की है, इसका अंटार्कटिका स्कीइंग करके पार की है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, भूपति अनिमिष राजू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्या के है ना, सात, जो विश्व के सातों महाद्वीप में जो विश्व के सबसे ऊंची जो ज्वालामुखी पर्वत है, उस पर रिकॉर्ड टाइम में चढ़ाई की है, 92 दिन 45 घंटे में क्या की है ना। विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं ये भूपति अनिमिष राजू। ये 42 दिन 45 दिन 92 दिन 45 दिन में, अरे सॉरी यार, 92 दिन 45 घंटे में इन्होंने विश्व के 7 ज्वालामुखी पर्वत और सातों महाद्वीप पे स्थित है जो उनकी मतलब रिकॉर्ड टाइम पे चढ़ाई कर दी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बिहार से भी आ सकता है कि भागलपुर की रहने वाली जो भागलपुर की रहने वाली है नमिता कुमारी, इन्होंने क्या किया, तो भागलपुर के रहने वाली नमिता कुमारी ने, इन्होंने ये यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा झंडा फहराया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, कौन सा रक्त का तरल भाग होता है, तो जानबे करते हो कि रक्त का सबसे तरल भाग प्लाज्मा होता है, और 55% रक्त में 55% तो भाग तो यही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है, तो कौन कृत्रिम बंदरगाह है, तो इस ये 13 जो मेजर पोर्ट है, उस 13 मेजर पोर्ट में ये याद रखना है कि कौन, इसकी कुछ कुछ विशेषता है, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना है, कुछ विशेषताएं हैं, फिर उसके कौन से कृत्रिम है ये याद करके जाना, जैसे इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। 72वां, अंग्रेजी नीतियों का आलोचक कीर्ति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे, यानी अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कीर्ति, मतलब जो आलोचना वाली जो रचना थी, गरीब हिंदुस्तान, पुस्तक का नाम क्या थी, तो गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक कौन थे, इसके लेखक थे मोहम्मद वली हसन, ये मुझे पता नहीं थी, मैंने इसे छोड़ भी दिया था। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा, था, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था, और ये भी याद करना था। 20 जो तत्व है ना, 20 तत्व, हम मतलब 20 तत्व क्या है, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, ठीक है। टोटल कितने तत्व अब तक ज्ञात तत्व है, तो 118 है, 118 तत्व है, जिसमें से 98 प्राकृतिक तत्व है और 98 तत्व प्राकृतिक है, एंड 20 तत्व क्या है, तो कृत्रिम है। तो इसमें भी मुझे यह याद था कि टीसी पहला जो था कृत्रिम तत्व तैयार किया गया तत्व था, और ये भी फैक्चुअल था। बजट में हर साल लिखा रहता है कि बिहार ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रीन बजट पेश किया था, ये सब याद करके जाना है, याद भी रखना है। और फिर मिलान करने वाला मैंने तो बताया है कैसे मिलान करना है। पेशवा जो होता था प्रधानमंत्री होता था, एक मुझे पता है, मान लेते हैं, तो बी का एक ही जगह, तो यही हो जाएगा। सचिव पत्राचार प्रभारी, और सामंत विदेश मंत्री, सामंत क्या हो जाएगा, विदेश मंत्री सामंत को सुमंत या दबीर भी कहते हैं, जो विदेश मंत्री आमंत वित्त मंत्री होता था। मुझे सिर्फ एक पता था, कैसे आंसर निकल गया, बी का वन, बस खोजे यहाँ पे बी का वन देखे, A2 बी, और यहाँ पे कहीं ऑप्शन में बी का वन नहीं दिया हुआ है, तो बस आंसर ये हो गया। ये क्वेश्चन तब बहुत ही चिंत मतलब
ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन में से एक था, तभी उस समय इस पे वही बहुत चर्चा हुई थी। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी? तो जापान सहित जो देशों ने मान्यता दी थी वो 9 थे। ये मेरे गलत हुए थे, मैंने इसका 10 मार्क आया था, परंतु आंसर इसका 9 था। तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित तो 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। कितने देशों ने? तो 9 देशों ने मान्यता प्राप्त की। अब अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो सबको पता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। वेदव्रत ने किसकी की थी? तो इसने वेदव्रत वंश की स्थापना की थी, और अजात शत्रु बिंबिसार का ही बेटा था, जो अपने पिताजी को मार दिया था। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो ये तो कैलेंडर का सब्जेक्ट है, ये आप डील कर लेंगे। मैं बाद में अगर होगा तो इसे भी, इसकी भी चर्चा मैं कर दूंगा बाद में। कौन से जायद फसल है? जायद फसल में क्या क्या आ जाता है? जायद फसल में चारा आ जाएगा, खीरा, तरबूज, सब्जी, ये सब जो है जायद फसल। खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब और सब्जी, ये सब जायद फसल में था। तो इसका आंसर चारा हो जाएगा। याद रखना, जायद फसल, रबी फसल एंड खरीफ, खरीफ, इसमें कौन कौन से फसल आते हैं वो याद करके जाना है। खरीफ कब होगा? तो खरीफ ठीक भी है इसका मतलब। खरीफ कब होता है? गर्मी के समय, यानी वर्षा ऋतु, वर्ष मार्च अप्रैल में बुआई होती है, जून जुलाई में इसकी कटाई हो जाती है, तो वर्षा ऋतु के समय जब वर्षा होती है। जैसे कपास खरीफ फसल है, ये सब याद करके जाना है। ये करंट था इसके, अभी नए डाटा इसी का पढ़ना होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो अब इसकी अगर बात करें कि रॉयल शीर्षक अधिनियम, तो रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी, रॉयल शीर्षक अधिनियम 1877 में आया था। ठीक है, इसी 1877 के तहत रानी विक्टोरिया को महारानी घोषित किया गया था, और इसी समय इलाहाबाद में क्या होती है? तो इलाहाबाद में इसको, इलाहाबाद में इन्हें महारानी घोषित किया भी जाएगा। इसकी बेटी जो होगी, जहाँ घोषित करेंगे तो वो इलाहाबाद है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन साइंस है। साइंस में भी ये बहुलक जो है, बहुलक, प्लास्टिक, इस चैप्टर से प्लास्टिक, इस चैप्टरों से इनको पढ़ के भी जाना अच्छे से। एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, कौन सा थर्मोप्लास्टिक है, ये सब। ठीक है, मेलामाइन जो होता है हमेशा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहने का मतलब, कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहने का मतलब ये है कि जो एक बार गर्म करके जिस रूप में ढाल दें वो उसी रूप में रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, उसको कहेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी जैसे एक बार गर्म करके ठंडा करने पर उसे जिस रूप में ढाल कर ठंडा किया जाएगा उसी रूप में रह जाएगा। ढालेंगे, ढाल के ठंडा करेंगे उसी रूप में हो जाएगा। जब फिर अगर गर्म या ठंडा करते वो रूप में परिवर्तन नहीं। पर थर्मोप्लास्टिक जितना बार गर्म करे, थर्मोप्लास्टिक क्या होगा? तो थर्मोप्लास्टिक जितना बार गर्म करे और जितना बार ठंडा करे, उसको हम बार बार ठंडा गर्म करके उसके रूप में मतलब आकार या रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर मैथ आप बना लेंगे, भरोसा है हमें, मुझे। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है? तो 2000 सेंसस, हम मैंने बोला ही था कि पीछे कि सेंसस से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। एक पीछे उन्होंने पूछा था कि किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनजाति की आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, प्रतिशत में पूछा था। अब यहाँ पूछे कि 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात जो है बिहार का 2011 के अनुसार लिंगानुपात 918 है, और बाल लिंगानुपात जो थी, बाल लिंगानुपात बिहार का 2011 लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? तो 935 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, गोपालगंज का। फिर सिवान और सारण का है, एंड सारण का। सबसे कम सर्वाधिक लिंगानुपात है इनका, सर्वाधिक। और सबसे कम लिंगानुपात की अगर बात करें
सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात में किसका है, तो मुंगेर, मुंगेर एंड भागलपुर का जो लिंगानुपात है सबसे कम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। देखिए इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? अगर पता होना चाहिए कि एंडीज अमेरिकी महाद्वीप में है, अमेरिकी में। अब ये डिसाइड करना होगा कि अमेरिकी में किस महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट याद रखना है कि यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है। तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे क्या होगा, तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे क्या होगा, तो ये होगा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे कौन सी, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला होगी। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट क्या होगा, तो डेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे रॉकी पर्वत है, भारत का पश्चिमी तट हो नहीं सकता है, पहले तो इसको काटेंगे। पश्चिमी तट पे हमें पता था कि रॉकी पर्वत है तो काट दिए। ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट पे डेकन्सबर्ग पर्वत है, दक्षिण अमेरिका पश्चिमी तट पे एंडीज पर्वत है। तो चचनामा एक प्रसिद्ध बुक थी, तो इसका जो अनुवाद किया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोपी, ये बीपीएससी पीवाईक्यू है, बार बार बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछी हुई है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोपी इसके मतलब अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि शरीर विकिरण, शरीर से दर्द विकिरण जो है शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 88, ये फिक्स क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। देखियो यूवी विकिरण तो जानते हो कि यूवी विकिरण का अगर संपर्क में रहेंगे तो कैंसर होगा। दिस विवग्योर के से कोई लेना देना भी नहीं है विवग्योर का, जिस प्रकार उसमें विवग्योर आ जाता है। तो इसका इंफ्रारेड विकिरण, इंफ्रारेड विकिरण का ही प्रयोग शरीर से दर्द, शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यूवी विकिरण को छाटिएगा, दिस विकिरण पता था कि वो दर्द से कोई राहत नहीं, सूर्य सूर्य की जो किरणें आती है क्या तो आपको दर्द से राहत देती है, नहीं। तो नहीं तो फिर क्या हो, इंफ्रारेड विकिरण। अगला क्वेश्चन बिहार से, शिशु नाग वंश के बाद मगध पे कौन किस वंश ने शासन किया। तो अब शिशु नाग वंश, तो पहले देखते कौन सा आया, पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद शुंग वंश, नहीं तो हर्यक मत हर्यक के बाद कौन सा आया, हर्यक। तो हर्यक के बाद नाग, शिशु नाग नहीं था, सिमुक हर्यक, उसके बाद शिशु नाग काला शोक। इसको मैंने मैं कंफ्यूज हो गया आप खुद। उस समय तो मैंने नंदवंश किसके बाद है, मोर से पहले नंद आया, ऐसे हाँ इसका इस तरह भी बना सकते हैं। मोर से पहले कौन आया, नंद आया। ठीक, नंदवंश, उससे पहले हर्यक, हाँ हाँ ये याद आ गया, मौर्य वंश, मतलब नंदवंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था। तो इसका आंसर आ जाएगा ये नंदवंश। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया था, और शिशुनाग वंश से ही तो थे नागदशक और कालाशोक। इसकी बात करेंगे दूसरा, इसी से रिलेटेड था नागदशक एंड कालाशोक। उस स्थान का नाम बताया जहां डोनाल्ड ट्रंप, ये भी कैंट है पेंसिल्वेनिया में, इन्हें चुनावी रैली में बोले थे तो एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू कुक ने पेंसिल्वेनिया में गोली मारी थी। ये करें मैथ है, ये आप कीजिएगा। अब सोडा अम्ल का अग्निशामक घटक है। अगला क्वेश्चन साइंस का, केमिस्ट्री से है ये क्वेश्चन। सोडा अम्ल का अग्निशामक घटक, अग्निशामक में किसका याद रखना, हमेशा याद रखना है NaSCO3, NaSCO3 यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रयोग, बेकिंग पाउडर जो है या बेकिंग सोडा कर लो, बेकिंग पाउडर कर लो, इसका प्रयोग अग्निशमन में होता है। तब देखो कि NaSCO कहाँ पे है,
बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रयोग अब देखो कहाँ पे होता है, कहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे दिया एक ही ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट का, था NaSCO3 बाइकार्बोनेट। सोडियम सोडा का बाइकार्बोनेट या सोडियम का बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaSCO3। इसी बाइकार्बोनेट का प्रयोग अग्निशमन में ही होता है। इस क्वेश्चन को बनाने के अच्छा मैंने ट्रिक निकाला है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा था चीन, मंगोलिया, जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन सा नहीं आता है? मंगोलिया आ गया यहाँ पे, तो मंगोलिया जब आ गया तो मंगोलियाड हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या दिक्कत है? दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा। अब निम्न 95 मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? अब क्वेश्चन पूछा नहीं था, तो अब इसमें नहीं था तो धीरू भाई अंबानी किसके पिताजी? तो मुकेश भाई अंबानी यानी मुकेश अंबानी के पिताजी हैं धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई तो बहुत स्ट्रगल किए थे। वो कहाँ से मतलब जब स्वतंत्रता के समय जब ये बॉम्बे प्लान डिस्कस हो रही थी, तब वो तो कुछ भी नहीं थे, मतलब तभी तो इन्हें शामिल क्यों किया जाएगा बॉम्बे प्लान में? तो इसलिए धीरू भाई अंबानी इसका वास्तुकार नहीं थे। श्री राम थे, GD बिरला थे, JRD टाटा थे, ये सब तो पूंजीपति ही थे। यही सोच के मैंने मारा भी था उसको। ये करंट का था, तभी ताती तत्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर रद्द कर दिया था। इसी के कारण से किसका रिजल्ट नहीं दे रहा था? 69वीं BPSC का रिजल्ट बहुत देर किया गया था, इसी के कारण काफ़ी फाइनल रिजल्ट देने में काफ़ी लेट की BPSC ने। और ये भी मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन आ जाती है। BPSC द्वारा पूछा ही जाता है, BPSC अन्य एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो भारत चीन और इंग्लैंड ऐसे ट्रायंगल बनाता था। तो चीन, ये भारत, चीन और इंग्लैंड, ये जो ट्रायंगल बनता था अफीम को लेकर बनता था। ठीक है, भारत से अफीम को उगा के, भारत से अफीम यहाँ से यहाँ जाता था, अफीम फिर चीन से यहाँ से चाय इंग्लैंड चला जाता था। ठीक है, फिर यहाँ पे वही व्यापार फिर चलेंगे, यही ट्रायंगल चलता रहता था। तो अब ये बिहार से क्वेश्चन है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित भौतिक पदार्थ किसका एक भाग है? तो मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र भौतिक पदार्थ किसका एक भाग है? तो देख मुंगेर कहाँ है? तो मुंगेर पहाड़ी कौन से बात करें, पहाड़ी क्षेत्र जो यहाँ पे खड़गपुर पहाड़, जो सबसे पुराना खड़गपुर है, भारत का, बिहार का सबसे पुराना पहाड़ है खड़गपुर पहाड़, तो ये दक्षिण का पहाड़ी भाग है। ये रीजनिंग मलिक का काफूर है, काफर नहीं काफूर है। मलिक काफूर को हजार दिनार के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? देखो, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के समय था, परंतु खरीदने के लिए जो दक्षिण भारत में खरीदा था, वो खरीदा था नुसरत खान ने। ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं खरीदा, नुसरत नुसरत खान ने खरीदा था मलिक काफूर को। ठीक है, हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो कहते तो वो मतलब काफूर करते थे। दक्षिण के जो अभियान हुआ था, विजय अभियान, इसमें दक्षिण का विजय अभियान में मलिक काफूर ने अहम भूमिका निभाई थी, और इसको खरीद कर दिया था नुसरत खान। हजार दिनार करेंगे तो 1000 दिनार में ही खरीदा था, इसलिए 1000 दिनार कहा जाता है। तो ये जो देखिए, उर्वरक की बात करें, जब भी पौधों की में उर्वरक की बात करें, तो इसमें ये लघु और सूक्ष्म उर्वरक, लघु एंड सूक्ष्म पोषक तत्व, इसके बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है, ये BPSC पूछेगी ही पूछेगी। तो किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास करना है? तो शीघ्र विकास करना है तो फास्फोरस का प्रयोग करना है शीघ्र विकास के लिए। ठीक है, फास्फोरस विकास शीघ्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, KBC नैनो ये सब में दिया हुआ है कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 में की गई थी। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 में किया गया था। ये करेंट थी मानवी मधु कश्यप, हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। तो ये क्या बनी? तो ये बने थे ना, हाँ, पुलिस उपनिरीक्षक, SI बने थे ना, SI, हाँ, सब इंस्पेक्टर ऑफ। ठीक है, ये बनी थी, और मानवी मधु कश्यप को बुला भी लिए थे खान सर, इतना फेमस हो गई थी इस क्वेश्चन से। आगे चलते हैं।
105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का प्रयोग? तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की बात है और क्लोरोफिल की बात है, क्लोरोफिल का काम ही है क्या? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करना। इससे तो क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश का अवशोषण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन, ये तभी बहुत फेमस बुक लिखे थे जो आर अश्विन के द्वारा एक पुस्तक लिखी है, आई हैव द स्टेट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। और अभी किसने, शिखर धवन ने एक बुक लिखी, उसे पढ़ शिखर धवन धवन ने एक बुक लिखा है, उसे याद करके जाना है, वो पूछ सकता है। मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, तो मैंने तो नाम बता देता। शिखर धवन ने एक बुक लिखी है क्रिकेट से रिलेटेड। एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, 2024 इम्पोर्टेंट, 2024 अब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अब इसके यहाँ 2026 इम्पोर्टेंट है। और 2026 में एशिया क्षेत्र से बोरम कीम को दिया जाता है, बोरन कीम को दिया गया, बोरन कीम को। ये इसे गोल्डमैन पर्यावरण मतलब हर महाद्वीप से महिलाओं को, हर महाद्वीप से छह व्यक्तियों को इस बार गोल्डमैन पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। एशिया से इस बार बोरम कीम को 2026 में, बोरम कीम को 2026 में ये पुरस्कार दिया गया है। ये भी पीवाईक्यू की गंगा और गंडक नदियों के संगम पे संगम पर आयोजित एक महीने तक चलने वाला पशु मेला सोनपुर मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला, ये बात सबको पता होना चाहिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयला का प्रमुख भंडार है? अब यहाँ एक क्वेश्चन गौर करने लायक था, क्वेश्चन गलती सबको, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट इसलिए गलती किए थे, यहाँ पे सर्वाधिक नहीं पूछा था कि सर्वाधिक किसमें है, इसमें पूछा किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है। प्रमुख भंडार है तो झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, यानी उपरोक्त सभी से। अगर बोलता कि सर्वाधिक भंडार, तब तो झारखंड हो जाता ना। अब निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन फंसा रहा था कि इसको क्वेश्चन कैसे, तो मैंने ये सोचा चेर राजवंश वाले में कांचीपुरम तो इससे था, जो चोल शासक से संबंधित था। मदुरै भी इसी से संबंधित था, मदुरै, मदुरै में जो पांडे से संबंधित था। तो एक ही बचता है क्रूर, जो क्रूर, यही इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में मारा था। तो निम्नलिखित में किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार मतलब अंडाकार होती है? ठीक है, किसकी कक्षा, 2 मिनट में पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 112 कर रहा है, किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो कोमेट की। ये फैक्चुअल क्वेश्चन, ये डायरेक्ट याद करना, ये मेरी वहाँ पे एग्जाम में गलत हो गया था। याद ही करना है कि कोमेट का जो कक्षा होती है अत्यधिक अंडाकार होती है। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि कितना योगदान है? तो 19% है, अभी भी है, यही है। तो बिहार बजट 2024-25 में सम्राट चौधरी किए थे। अब जो 2026, अभी जो वित्त मंत्री है बिहार के, वित्त मंत्री हैं अभी श्री विजेंद्र प्रसाद यादव है, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव क्या है, अभी वित्त मंत्री हैं। इन्होंने 2026-27 का बजट पेश किया था। आहार नाल को कौन सा भाग, ये बायोस क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो साइंस से रहेंगे ही रहेंगे। तो
30 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैंने बताए थे कि पाचन तंत्र से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने पीछे देखा था कि एडोकुलरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, तो वो पूछा गया था। अब ये है आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, तो छोटी आंत यकृत से पित्त प्राप्त करता है। तो पाचन तंत्र भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ये कैंट का क्वेश्चन, इससे संबंधित अभी जो ताजा ये आएगी आंकड़े आएंगे उससे याद करके जाना है। अभी ब्रिक्स की जो अध्यक्षता संभाली है, मतलब 2026 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता होगी वो भारत की अध्यक्षता में होगी। भारत इसको लेकर लोगो, शुभंकर, ये सब वो तय कर चुका है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब फिर से मिलान करना है। मैंने एक वही ट्रिक मेरा कि कोई एक पता है तो उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्री हिंदुस्तान मुझे पता था तारकनाथ दास, तो अब हम देखते हैं ए का डी, 1 का डी, 2 जगह पे इसे और इसे काट देते हैं। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन किसने पुस्तक लाए थे, तो महात्मा गांधी। ठीक है, तो 2 का ए और 2 का ए, तो यही क्वेश्चन, 2 का ए कहीं पे नहीं, तो 1 नंबर बस, 2 का 1 पकड़ा गया, तो यहाँ पे और 1 का डी हम मिला चुके थे, 1 का डी, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का ए, वॉइस ऑफ इंडिया किस कौन लाएगा, तो दादा भाई नौरोजी और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसाता है कि नया प्रांत बिहार कब में अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया, यानी लागू बिहार जब बंगाल से अलग कब हो गया, यानी लागू कब हो गया, ये कहना चाह रहा है। तो कब अस्तित्व आया, तो 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आएगा। देखो 22 दिसंबर नहीं, 22 दिसंबर कहते 12 दिसंबर 1911 को तो अनौपचारिक घोषणा हुई कि हम बंगाल को बिहार से अलग कर देंगे, अनौपचारिक घोषणा, अनौपचारिक घोषणा। ठीक है, फिर 22 दिसंबर को क्या किया गया, ये 22 दिसंबर कहते हैं, 22 मार्च को ना बिहार दिवस, 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, तो इस समय औपचारिक घोषणा की गई कि बिहार को बनाया जाए। इसी औपचारिक घोषणा के कारण हम लोग हर साल क्या मनाते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, जबकि वास्तविक रूप में यानी गजट में जब प्रकाशित कर दिया गया था 1 अप्रैल 1912 को, यही मुझे याद था, इसलिए मैंने माना कि कब अस्तित्व में आया, तो 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। ठीक है, ये एक मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, कौन सा एक गैर संपर्क यानी संपर्क वाला बल नहीं है, संपर्क उसमें यूज नहीं होता, घर्षण बल क्या है, तो संपर्क यूज होता है, प्रभावी बल में भी संपर्क होता है, चुंबकीय बल में संपर्क यूज नहीं होता। जैसे मैग्लेव 10, इसका एग्जाम्पल देख लो, मैग्लेव 10। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2024 में जो जिमेक्स हुआ था उसके बारे में पूछा है। अब हम पूछते हैं कि 2025 में जिमेक्स कहाँ हुआ था, तो जिमेक्स किसके बीच होता है, तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि जिमेक्स जो होती है, जिमेक्स जापान के साथ होती है। और ये याद भी रखना, कुछ कुछ है जैसे कि बहुत सारे सैन्य अभ्यास है, जैसे कि खंजर हो गया जो किर्गिस्तान के साथ होती है, ये सब याद रखना कि कौन सा अभ्यास किसके साथ होता है। ओके, विभिन्न अभ्यासों को याद रखना है कि कौन सा अभ्यास किसके साथ होता है और कहाँ होता है, ये भी याद रखना है, कहाँ होता है ये भी याद रखना है। तो जिमेक्स 2026 जो 25 में हुआ था, ये 25 में जापान के योकोहामा में, जापान के योकोहामा में ही होता है, योकोहामा में, योकोहामा में नहीं, योकोहामा में नहीं, योकोसुका में ही होता है 2025 भी शायद, हाँ 2000 नहीं शायद नहीं, कंफर्म योकोसुका में ही जिमेक्स होता है 2025 का भी। सी जी टी एम एस सी दो, दूसरा फुल फॉर्म, एक पी सी आर ए के बारे में फुल फॉर्म बीपीएससी इसी बार पूछेगा दो, यानी एक दो ये भी रहते हैं अपना करंट में, जब जो किसी का फुल फॉर्म पूछता है ही पूछता है बीपीएससी। तो सी जी टी एम एस सी, तो ये एमएसएमई से रिलेटेड है, तो एमएसएमई से रिलेटेड है, उस समय आया भी था ये, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, सी जी एंड नहीं, सी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटर, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, माइक्रो एंड स्मॉल,
मैक्रो नहीं माइक्रो, हाँ ये हो जाए ये मैक्रो है या मीडियम है, ये माइक्रो है, मीडियम नहीं है, माइक्रो है ना, स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। आजीविक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो ये तो जानते थे कि मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। ये भागवादी थे, यानी भागवाद पे भरोसा ज्यादा करते थे, ये भी बात सही है। ये जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, नहीं, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे, ठीक है। आजीविकों के बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, हाँ होती थी। इसी को लेकर तो अशोक और ये उनके पुत्र नागार्जुन ने क्या बनाए थे, तो गुफाएं का निर्माण की थी, कंच पार विश्व झोपड़ी, ये सब। तो इसका आंसर, मुझे ये पता था कि जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, ये नहीं किया जाता था, ये गलत है। ए बी और डी। निम्नलिखित अफवाह प्रणाली में किसमें बिहार की भूमि अपवाहित होती है, तो बिहार का भूमि अपवाहित होना है, तो यहाँ से महानदी कहाँ, उड़ीसा में चलती है महानदी, नर्मदा मध्य प्रदेश ये सब में बहती है, यमुना बिहार में प्रवेश ही नहीं करती, तो इसका आंसर बिहार में प्रवेश एकमात्र नदी कर रही है घाघरा, ऑप्शन के अनुसार। ये भी करंट है, इसको भी पढ़ के जाना है। और ये आर्थिक बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा, ये खास करके इन सब प्रति व्यक्ति आय कितनी है बिहार की, जीएसडीपी में बिहार का किन किन क्षेत्रों में कितना योगदान है, ये सब। फिर विद्युत उत्पादन में कौन सा जिला आगे है, ये सब पढ़ के जाना है। ये पहल का प्रयाग को तभी जो ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीती थी, उसी के बारे में उस समय क्वेश्चन पूछ गया था, तो अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण, वायु प्रदूषण, दिल्ली जो सबसे सर्वाधिक वायु प्रदूषित वाले शहरों में से एक है, तो जानवी का, तो क्यों वायु प्रदूषण का प्रदूषण प्रमुख कारण है, तो प्रमुख कारण क्या है, तो जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन देखो, परिवहन क्षेत्र और उद्योग में जो जीवाश्म ईंधन जितना जलती है, वही मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है, तो इसका बनाना नहीं है, मैथ है। अब फिर से मिलान करने वाला वही करना है जो हम लोग करते हैं। तो आते हैं स्वदेशी और दो, गला बोलते बोलते मेरा गला सूख गया है, तो थोड़ा मैं रुक रुक के ही अब बोलूँगा, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट में रेस्ट लेता हूँ। देखो अब आते हैं 131वें क्वेश्चन पे, युगान जैसे कि आईएनए या आज़ाद हिंद फौज की बात करते हैं, मुझे एक ही मान लेते ये पता था, रंगून, 4 का डी। अब 4 का डी एक ही जगह पे, सीधी सी बात, तो आंसर हो गया। मुझे एक मान लेते एक पता था, तो एक पता है, ऑप्शन पे आए, डायरेक्ट ऑप्शन पे चेक किए कि 4 का डी कहाँ पे, तो 4 का डी सिर्फ यहीं पे है, तो आंसर हो गया। फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाओगे गलती होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, स्वदेशी सेवक होम कहाँ पे, स्वदेशी सेवा संघ सोम सियाटल में, यूनाइटेड इंडिया हाउस तो सैन फ्रांसिस्को में, युगांतर आश्रम तो ये सॉरी, वो स्वदेशी सेवक होम यहाँ पे आयोजित हुई, स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर में, युगांतर आश्रम सियाटल में, और यूनाइटेड इंडिया हाउस सैन फ्रांसिस्को में। अब आए फिजिक्स का क्वेश्चन, तार का प्रतिरोध है, तो देखो भी, यानी पोटेंशियल भी विभवांतर इक्वल टू आई आर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमको आर मतलब रेजिस्टेंस, आई इलेक्ट्रिसिटी, और ये विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आर निकालना है, तो आर निकालना है, तो आई बाय वी बाय आई हो जाएगा, वी बाय आई हो जाएगा, तो इसका आंसर आर बराबर वी बाय आई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ आंसर में दिया है पटना साहिब बोल रहे हैं,
फिर लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा के गलती भी किए हैं इसको। पटना साहिब बोल रहे हैं कि श्री तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में, तो दूसरा पवित्र जैसे दूसरा पवित्र स्थान स्थित है, कहाँ है स्थित है? पटना साहिब बोल रहे तो पटना में स्थित है। ये कैंट थे, कैंट में ये, हाँ, तो महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम भी याद करके जाना है। ठीक है, ये बीपीएससी एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इससे पूछते हैं, महत्वपूर्ण दिवस और थीम से एक क्वेश्चन पूछती है। इस ये इम्पोर्टेंस इस बार नहीं है। तो अभी भी केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ही हैं। ब्राजील के मिनास गैस पातोनी में कौन सा खनिज मिलता है? तो ये लोएस्क और उसके खनिज, ये भी पढ़ना है। एक दो क्वेश्चन रहेंगे बीपीएससी में हर साल, हर साल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लोएस्क और उससे खनिज, मतलब खनिज, सॉरी यार, खनिज से क्वेश्चन रहेंगे, खनिज और उसके भंडारण और उसके उत्पादन, एंड उसका उत्पादन का उसका उत्पादन कौन सा देश अग्रणी है, भंडारण में कौन सा देश उत्पादन में अग्रणी, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, जैसे ये इस बार पूछा है कि ब्राजील के मिनास ग्रास प्रांत में कौन सा खनिज मिलता है, तो खनिज मिलता है यहाँ पे लोएस्क मिलता है, मिनास गैस प्रांत में ब्राजील के लोएस्क मिलता है। ये प्रधानमंत्री, हाँ, कभी कभार ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो आते हैं कि शेख अहमद अल मतलब किसी देश का कौन प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, अगर कोई फेमस नाम है, जैसे इस बार पूछने की ज़्यादा संभावना है कि जापान की यानी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सनाए तकाची, ये पूछने के ज़्यादा चांस है क्योंकि ये महिलाएं हैं और पहली महिला जापान के तकाईची, ये पूछने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो ये याद रखना कि इस बार 2026 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए तकाची बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में बजट 2025 24-25 हो या 2026-27, शिक्षा को ही सर्वाधिक पैसा मिला है। ठीक है, देखिए संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन और, ये तीसरा क्वेश्चन है तुम 17वीं बीपीएससी में, संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ के जाना है। तो ये, और ये देखो, ये जो उधर सबसे पहले जो पॉलिटिक्स जो पहला क्वेश्चन इसमें 17वीं में पूछा गया था, उसी का रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर वहाँ पे कोई गलत करके आया हो तो यहाँ पे भी, इसलिए रखने वक्त भी ध्यान देना कि एक दो क्वेश्चन मतलब मिल जाते हैं। अगर एक दो नंबर से कोई बाहर भी हो रहा है तो वो अगर सही से रंगे तो, कि अगर बाद में रंगता हो जिससे उसे एक दो क्वेश्चन सही होने की संभावना हो, जैसे कि यहाँ 104वां संविधान संशोधन, यही वाला क्वेश्चन सेम उससे पहले वाले, मतलब इससे पहले क्वेश्चन में था, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, लाभ के पद, ये था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 138 सेम है। 104वां से मनोज करना उनका समाप्त कर दिया था, तो अब यही क्वेश्चन वहाँ पर भी है, तो अगर ये सही तो वो भी सही होगा, इसलिए रखने वक्त ध्यान देना है, यानी गोला भरने वक्त ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाल पाया था तो इसको मैं छोड़ता हूँ। हाँ, ये तभी जो आरबीआई है स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक प्रवेश करने में नया मानदंड लाए थे, उसीलिए इस ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय जो न्यूनतम जो मानदंड बनाया गया था तभी, तो ये था न्यूनतम शुद्ध संपत्ति का 1,000 करोड़ रुपया की, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनाना है तो उसके लिए कम से कम शुद्ध संपत्ति 1,000 उसकी उस बैंक की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अपघटन कहलाती है। जैसे जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं, ह्यूमस में बदलना। ह्यूमस में जब बदलते हैं तो सूक्ष्म जीव भी बदलते हैं ह्यूमस में, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। ये बीपीएससी पीवाईक्यू विभिन्न एग्जाम में बराबर पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि बिहार का प्रथम प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र, हिंदी और दैनिक है समाचार पत्र कौन था, तो सर्वहितैषी था, दैनिक और हिंदी था। ठीक है, एक एंड कहाँ त्याग दी। इस बार ईरान से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ईरान ईरान से, मतलब IR में ईरान का प्लेस देख लेना है, कहाँ से क्या हुआ था वो देख लेना है।
ताकि ईरान, अमेरिका और जो इसराइल युद्ध चला, इससे क्वेश्चन तो आने हैं एक या दो करंट में। जोजिला सुरंग तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और इस बार भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक सुरंग में एक परियोजना चली थी, उसी को लेके ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकाश, अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया? तो पुस्तक है अमर सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। अमर सिंह किसके द्वारा दरबार में रहते थे? तो अमर सिंह गुप्त शासन काल से संबंधित है। गुप्त शासन काल में नवरत्नों में से एक का चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उसके नवरत्नों में से एक थे अमरकोश। तो इन्होंने उर्वरा भूमि और रेगिस्तान और देवमातक वर्षा सिंचित भूमि की बात की थी, साध वाला घास की बात नहीं की थी, इसकी बात नहीं की थी। तो ए बी और डी, तो ए बी डी ऑप्शन में ना होने के कारण इसमें से ऑप्शन में उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पैसा क्या है? तो ये यूपी की जो महिला आरती थी ना, ये तभी रिक्शा चलाती थी, ये रिक्शा चालक थी, समझ, ये रिक्शा चालक एकदम मतलब ये कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा सम्मानित किया गया था अभी, इसीलिए चला है अभी जो दिए ऋतुपूर्ण सेनगुप्ता को कांस चार्ल्स मतलब वहाँ पे लंदन हाउस ऑफ कॉमर्स द्वारा महिला सशक्तिकरण अवार्ड 2026 किसे दिया गया? ऋतुपूर्णा ऋतुपूर्णा सेनगुप्ता को, इस बार सेनगुप्ता को 2026 का महिला सशक्तिकरण अवार्ड दिया गया, 2026 का ऋतुपर्णा सेनगुप्ता का। ठीक है, ये सब कैंट का है। टेस्ला के समतुल्य, टेस्ला किसका मतलब? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या कौन सा? टेस्ला। और टेस्ला को अगर लिखना भी हो तो इसमें तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर हम लिख सकते हैं। तो टेस्ला का समतुल्य ये हमको याद था कि टेस्ला को हम न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, उस निर्वाचन क्षेत्र के नाम बताइए जहां उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव हुए। तो इसमें मैंने तुक्का मारा था, मतलब तुक्का मारा था, तो इसको मैंने मारा था कोइंझर, तो ये मेरा सही हो गया था। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था, बंगाल चुनाव और ये बिहार चुनाव के बारे में कुछ एक दो क्वेश्चन रहेंगे इसी टाइप के। चलिए ये सेशन ओवर हुआ।